गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, फर्स्ट चैप्टर है 10th का, और उसमें से पहला टॉपिक जो है सो सत्याग्रह का विचार। इससे पीछे का टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि किताब का कोई भी पॉइंट ना छूटे और हम लोग सारा चीज कवर कर लें। ठीक, देखो महात्मा गांधी जो है सो 1915 में साउथ अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत लौटे। और भारत लौटने के बाद इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। लेकिन बात है सत्याग्रह मतलब होता क्या है, तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। और सत्याग्रह का मुख्य अर्थ होता ये होता है कि सत्य के मार्ग पर हमेशा सच्चाई करना, संघर्ष करते रहना। और दूसरी बात है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना। और तीसरी बात है कि जब हम लोग युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो हम लोग शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का एक ही सिद्धांत था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम लोग चलेंगे। और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जब हम चलेंगे तो सभी धर्म के लोग हमारा क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा। और इसकी वजह से सभी धर्म के लोग एकजुट होंगे, और एकजुट जब होंगे तभी हम अंग्रेजों का सामना कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना। सत्य मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलना, अहिंसा मतलब कोई मार काट, खून खराबा न करना। ठीक, देखो जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद कई सारा जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उसमें से पहला जो जगह है चंपारण, चंपारण बिहार में पड़ता है, वहां पर आंदोलन करता है 1917 में। उसके बाद होता है खेड़ा आंदोलन, फिर अहमदाबाद आंदोलन। ये दोनों आंदोलन जो होता है 1918 में होता है। अब बात है कि हम लोग पढ़ेंगे कि चंपारण आंदोलन क्या था। चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद आंदोलन। चंपारण आंदोलन क्यों हुआ, महात्मा गांधी को इसमें जीत मिला कि नहीं मिला, मिला तो कैसे मिला, नहीं मिला तो कैसे नहीं मिला, चंपारण आंदोलन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको लिख लो, चंपारण आंदोलन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन, ये आंदोलन जो हुआ था 19 अप्रैल 1917 को, 19 अप्रैल 1917 को। बात है कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम तुम लोग को बताते हैं कि चंपारण आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या रीजन था चंपारण आंदोलन शुरू होने का, क्या कारण था, और इसमें क्या हुआ नहीं हुआ। वैसे तो पूरा बोर्ड पर हम जो है सो हर पॉइंट लिख दिए हैं। ये क्लास 10th में इतना डील से डिटेल से दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेंगे उसके बारे में। ठीक, देखो जो भी चीज हुआ है उसको हम पहले समझा लेते हैं, मेरी तरफ ध्यान से देखना, उसके बाद हम बोर्ड की ओर मूव करेंगे। ठीक, चंपारण आंदोलन जो हुआ था बिहार, चंपारण कहाँ पड़ता है तो बिहार में। बिहार में एक जगह है चंपारण जहाँ पर नील की खेती होती थी। और नील की जो खेती होती थी वहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, चंपारण आंदोलन का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्या था, क्यों शुरू हुआ, तो चंपारण में जो नील की खेती होती थी तो जितना जमीन हुआ करता था उसमें से 15% भाग पर नील का खेती करना होता था। 15% भाग पर या तो 3/20 भाग पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने के बाद होता क्या था कि वो जो जहां पर नील की खेती हो रही है वो जमीन बंजर बन जाता था, खराब हो जाता था। एक बार कहीं नील की खेती हो गई फिर दोबारा उस पर कोई फसल नहीं उगता था, जिसकी वजह से किसान का समस्या था। अब कितना जमीनें रहता होगा वहां पर, अब एक किसान के पास कितना रहता होगा, 10 कट्ठा 20 कट्ठा। अब 10 कट्ठा 20 कट्ठा पर इसी तरह से प्रत्येक साल खेती करता जाएगा तो उसका जमीन बंजर न बन जाएगा। इसलिए वहां के किसान खेती करना नहीं चाहते थे। वो बोलते थे मेरा मन करेगा तो हम नील की खेती करेंगे, नहीं तो हम नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेज बोला कि नहीं, तुमको नील की खेती करना ही पड़ेगा। अब नील की खेती भी करेगा भाई, जितना वो नील की खेती करेगा उतना पैसा देगा तब ना। अब वो नील की खेती जब करता था ना तो वो उसको बेच देता था और अंग्रेज उसको खरीदता था। और खरीदने के बाद क्या करता था, उसको दूसरा देश में या यूरोप में ले जाकर के उसको बेचा करता था। अब वो जो नील की खेती वो करते थे उसमें से कितना प्राइस होगा, उसका कितना कीमत होगी, कितना दाम पर वो खरीदेगा, वो डिसाइड कौन करता था, अंग्रेज करता था। किसान डिसाइड नहीं करता था, अंग्रेज करता था। अब हुआ क्या कि एक देश है जिसको हम लोग कहते हैं जर्मनी, ध्यान से समझना। जर्मनी में नए किस्म की नील की खेती होने लगा। जर्मनी में नए प्रकार की नील की खेती होने लगा जो भारत से अच्छा था। भारत की नील की खेती जो होता था भारत की नील से ज़्यादा फायदा करता था। वो शर्ट वगैरह जो नील डालते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव था। तो अब यूरोप में जर्मनी की नील की मांग जो है सो क्या हो गया, बढ़ गया। किसका मांग बढ़ गया, जर्मनी की मांग का। अब भारत का मांग जो है सो घट गया। अब भारत के लोग जो है सो खेती किया पूरा,
अब खेती किया, लेकिन भारत का नील जो है वो बिक ही नहीं रहा है, वो अंग्रेज खरीद ही नहीं रहा है और टैक्स भी ले रहा है अंग्रेज। अब इसकी वजह से वहाँ के जनता और वहाँ के किसान परेशान हो गए। और उसी किसान में एक लड़का था, लड़का नहीं कर सकते हैं, एजेड ही था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को लगा वो पढ़े लिखे उतना नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुछ समझदार थे, कुछ जानकार थे वो। तो राजकुमार शुक्ला जो है सो न्यूज देखा करते थे। जब वो न्यूज देखा करते थे तो वो महात्मा गांधी को देखे थे कि 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, तो लौटने के बाद उसका पूरा वेलकम किया गया और महात्मा गांधी के बारे में वो जानते थे। तो राजकुमार शुक्ला सोचा ना कि क्यों ना हम जाकर के महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी को पकड़ के यहाँ पर लाएंगे। जब वो वहाँ पर उतना साउथ अफ्रीका पूरा देश को जब वो आज़ादी दिला सकता है, नस्ल वेद को अधिकार दिला सकता है, तो चंपारण में जो नील की खेती हो रही है उसका क्यों नहीं करवा सकता है। इसीलिए राजकुमार शुक्ला किसके पास चले गए? गांधी जी के पास। किसके पास? गांधी जी के पास। अब गांधी जी जो हैं, पहली मुलाकात उसका जो होता है गांधी जी से, वो लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन कहने का मतलब एक बैठक हो रही थी जहां पर सभी लोग बैठे थे, फैसला कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, कैसे आंदोलन करें कैसे नहीं करें। सब कांग्रेस पार्टी, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे और महात्मा गांधी भी उसमें शामिल थे। राजकुमार शुक्ला बेचारा गया, पीछे साइड जाकर के बैठ गया और वो देख रहा था कहाँ पर गांधी जी हैं, कब हमको मिलने का मौका मिलेगा। जब तक बैठक चली, जब तक बहस चला, राजकुमार शुक्ला उससे बात नहीं किया। जो ही खत्म हो गई तब जाकर के राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास चले गए। अब गांधी जी के पास जाकर के बोलते हैं, गांधी जी सुनिए सुनिए सुनिए। गांधी जी बोले क्या हुआ? बोला कि हमारे चंपारण में एक दिक्कत है। बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब उनके पास अभी टाइम नहीं है, जाओ तू बाद में आना। बोला नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। कैसे नहीं दीजिएगा? पहले मेरी बात को मानिए तब जाकर के। बोले ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हमको कानपुर जाना है, अभी हमको वहाँ जाना है, तभी हमको वहाँ जाना है, हर जगह जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। बोला कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानिएगा हम आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी रहा करते थे उस दिन कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में एक छोटा सा कुटिया बनाया था, जो पुआल होता है ना, पुआल, और उसी पुआल का एक छोटा सा कुटिया बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था साबरमती आश्रम। इसलिए एक गाना भी फेमस है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। समझा कि नहीं? तो वहां पर एक जो है सो गाना, ये मकान बनाया था, उसी मकान में वो और उसकी धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी रहा करती थी। महात्मा गांधी अहमदाबाद चले गए, अपना घर कुटिया। अहमदाबाद गए तो राजकुमार शुक्ला पीछे पीछे उसके दौड़ गए, पीछे पीछे वो भी पहुंच गए। महात्मा गांधी देखा, रे बोला तू यहाँ? बोला हाँ, तो क्या, मेरा बात मानिएगा तभी जाकर के हम यहाँ से लौटेंगे, नहीं तो हम नहीं लौटने वाले, पहले आप मेरा बात मानिए। उधर से कस्तूरबा गांधी निकलती है और बोलती क्या हुआ जी, ये कौन है ये? बोला रे क्या कहें, ये बिहार का पगला लड़का है, मेरा पीछा पकड़ लिया है, ये जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ ये जाता है, पीछा छोड़ता ही नहीं है। बोला क्या प्रॉब्लम है? कस्तूरबा गांधी उसकी मेहरारू पत्नी बोली, गांधी जी कैसे उसके बात को टाल सकते हैं। तब जाकर के बोला या ठीक है बैठो। अब कुटिया में बैठा और बैठने के बाद उसका प्रॉब्लम सुना कि क्या प्रॉब्लम है तेरा बाबू? बोला कि मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बोला प्रॉब्लम बताओ, बहुत बड़ा मत बताओ, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि चंपारण में नील की खेती करना अंग्रेज कंपलसरी कर दिया है। 15% लैंड पर जो है सो नील की खेती करना होता है और उसमें भी वो टैक्स नहीं देता, उतना कीमत नहीं देता है, कीमत जितना होना चाहिए उतना नहीं देता है। बोला ऐसा बात? हाँ। और उसके नाम पर, नील की खेती के नाम पर किसानों से पहले पैसा ले चुका है वो। अब ये सारा प्रॉब्लम जब गांधी जी को सुनाया तो बोला ठीक है देखते हैं, टाइम निकालेंगे। बोला टाइम नहीं, आप कब जाइएगा वो बोलिए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको हम लेके ही जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है जाओ, आना कुछ दिन के बाद कलकत्ता एयरपोर्ट पर हमको रिसीव कर लेना, हम चले जाएंगे। बोला ठीक है। जो तारीख दिया था उसी तारीख को राजकुमार शुक्ला उससे पहले वहां पर कलकत्ता एयरपोर्ट पर वेट कर रहा है कि गांधी जी आज बोले हैं आ जाएंगे। अब गांधी जी जो है सो थोड़ा लेट हो गया जाने में। अब वो लेट हो गया कोई मतलब नहीं है उसको, सिर्फ इतना ही मतलब था किसी तरह गांधी जी को कहाँ ले जाना है? चंपारण बिहार ले जाना है। गांधी जी वहां पर आए, देखे कि राजकुमार शुक्ला बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा है। बोला रे तो यहीं है? बोला हाँ तो क्या, आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलिए। अब वो जो है सो कलकत्ता में बैठा ट्रेन, और कलकत्ता में ट्रेन बैठने से बिहार गया। लेकिन बिहार जब गया ना तो महात्मा गांधी बिहार में किसी को जानता नहीं था। एक इंसान को वो अच्छा से जानता था, वो इंसान था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने बोला
राजकुमार शुक्ला को देखो, हम एक वकील को जानते हैं, पहले उससे जाकर के मिल लेते हैं, वो हमको समस्या बताएगा, प्रॉब्लम बताएगा, तब जाकर के वहाँ चलेंगे। बोला ठीक है। अब महात्मा गांधी किसके पास चले गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर चले गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमीर थे, उसके घर में नौकर चाकर लगी हुई थी। वहाँ जब गए तो महात्मा गांधी का आदत था एगो धोती पहनना, और वह धोतिया को हिया से हिया तक पूरा साड़ी की तरह लपेट लेता था वो, समझा कि नहीं? ये एक धोती पहनता था, एगो लाठी ले लेता था और उसी धोतिया को जो है सो पूरा शरीर में लपेट लेता था, और पटरी, उसका जो धोतिया वाला पटरी होता था उसमें सतुआ बांध लेता था। सतुआ पूछता है, सतुआ बांध करके चल जाता था सुदामा की तरह। जो सुदामा कृष्ण भगवान थे ना, वो सुदामा इसी तरह एक धोती लपेट करके सतुआ एक पटरी बांध करके कृष्ण भगवान से मिलने चल गया था। और कृष्ण भगवान से जब मिलने के लिए गया तो सुदामा जो है कि उसके द्वारपाल उसको मिलने नहीं दिया था, दिया था? नहीं मिलने दिया था। फिर जाकर के द्वारपाल ने उसको जाकर के बोला कृष्ण भगवान को कि कोई एक भिखारी आया है और वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि सुदामा हम कृष्ण भगवान के दोस्त हैं, वो भिखारी आपका दोस्त कैसे हो सकता है महाराज? अब कृष्ण भगवान देखा ना, आओ ना, देखा ना था, और उसकी जो तीनों पत्नियां उसके चारों ओर बैठी हुई थी, कोई पैर दबा रही है रुक्मणी, तो कोई क्या कर रही है, तो कोई क्या कर रही है। बोला तू भाग यहाँ से, हमारा असली प्रेमी आया है। और वहां से दौड़े हुए नंगे पैर कृष्ण भगवान दौड़े हुए आता है और आकर के सुदामा को गले लगाता है, और गले लगाने के बाद अपनी आंसुओं से, अपनी अश्क से उसकी पैर को धो देता है। समझो, वो उसका प्यार था। और जब वहां पर ले जाता है तो सुदामा एक पटरी रखता है, वही पटरी जिस तरह गांधी जी सतुआ का पटरी रखा करते थे, उसी तरह से सुदामा जी जो है सो पटरी में उसको, सुदामा की जो पत्नी थी वसुंधरा, वो बना करके उसको चूड़ा का खुदी जो होता है ना, चावल का भूंजा बना करके उसको दिया था। अब कृष्ण भगवान बोले कि भैया मेरे लिए कुछ तो जरूर भेजी होगी, तो हमको दो। बोला नहीं, कुछ नहीं भेजिए, क्योंकि सुदामा को इस बात का डर था ना कि इतना बड़ा महल है, ये तो हलवा, मलपुआ, क्या क्या रसगुल्ला खाता होगा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, और ये खुदिया वाला कहाँ पसंद करेगा ये, तो वो छुपा रहा था। अब छुपा रहा था, कृष्ण भगवान छीन लिया उसको। और कृष्ण भगवान जब छीना तो वहाँ से जो है सो 3 मुट्ठी तो था ही, बेचारा ज़्यादा था नहीं। अब 1 मुट्ठी जब खाया, फिर दूसरा मुट्ठी खाया, तीसरा मुट्ठी जब खाने के लिए हाथ उठाया तो ऐसे रुक्मणी पकड़ ली, बोली ए जी ये क्या कर रहे हैं, सब सुदामा को दान कर दीजिएगा। 1 मुट्ठी खाया तो पूरा पृथ्वी लोक दान कर दिए, दूसरा मुट्ठी खाया तो आसमान लोक दान कर दिया, और तीसरा मुट्ठी खाता तो सब कुछ दान कर देता। बोला कम से कम कुछ रहने दीजिए। बोला नहीं, सब खा लेंगे, लेकिन फिर भी रुक्मणी छीन ली और सबको खाने नहीं दिया। फिर जाकर के सुदामा को नहलाया धुलाया, अच्छा से उसका वेलकम किया, अब उसको बोला कि अब तू जा। अब सुदामा आया था बेचारा कुछ मांगने के लिए सहायता, अब सुदामा जो है गोसेले आ रहा है। साला कृष्ण भगवान के पास आए, सोचे कि कुछ देगा, मेरा दोस्त जो एकदम कमीना निकला, एकदम कंजूस निकला, कुछ नहीं दिया हमको। अब जो है सो वो गरियते आ रहा है कि हम क्या जाकर के आज वसुंधरा को हम बोलेंगे और डांटेंगे कि तू हमको जबरदस्तियाँ भेजी कृष्ण भगवान के पास, देखो एगो धोतिया खाली पहना दिया, हमको भेज दिया, कुछ नहीं दिया। अब वो गरियले जा रहा था। अब गया तो अपना नगरी जब जाता है तो देखा उसका गाँव खत्म हो गया और वहाँ पर बहुत विशाल नगर बन जाता है, समझा कि नहीं? अब नगर जब बन जाता है तो वो ढूंढने लगा कि ये मेरा घर कहाँ, मेरा घर कहाँ है। और उसको वेलकम के साथ सब वहाँ के लोग जो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं कि चलो चलो। अब वहाँ पर ले गया उसके घर में, देखा कि उसकी पत्नी वसुंधरा एकदम महारानी की तरह बैठी हुई है, उसका बेटा एकदम महाराजे की तरह बैठा और इसका वेलकम किया गया। बोला ये कैसे हुआ? बोला यही तो बात है, कृष्ण भगवान के पास आप गए लेकिन उन्होंने आपको दिया, लेकिन ये बात आपको पता नहीं है कि कितना दे दिया। और ये कृष्ण भगवान विषम इसको क्या, कौन भगवान है जो बनाता है बिल्डिंग बनाता था, विश्वकर्मा को ऑर्डर दे दिया कि तू पूरा नगरी को वहाँ पर बना दो। और एक ही रात में पूरा एक छोटा सा झोपड़पट्टी का गांव से पूरा नगरी बना दिया उन्होंने, समझा कि नहीं? और नगरी जब बना तो नगर को देख करके सुदामा आश्चर्य रह गया। तब सुदामा बोला है यदि कोई देता है तो बोलता नहीं है, और जो बोलता वो देता नहीं है, समझा कि नहीं? तो उसी तरह से जिस तरह सुदामा पॉटरी को बांध करके, क्या 45 हो गया, अच्छा तुरंत खत्म हो जाएगा। अब पॉटरी को बांध करके वो कहाँ चले गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जब गए तो वहाँ पर जो है सो उसका नौकर चाकर देखा, बोला कौन भिखारी आ गया यहाँ पर, समझा कि नहीं? अब भिखारी आ गया, उसको जो है सो बैठने भी नहीं दिया, बोला जा कुआं के पास जा करके बैठना, कुआं के पास जा करके बैठा। बोला ठीक है।
अब वहाँ से कुछ देर रहा, पानी उनी पिया, फिर चल गया वो जेबी कृपलानी के पास। जेबी कृपलानी एक नामी वकील थे और एक कॉलेज के वो प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो है सो 2 दिन तक उसके घर में रहता। अभी समीटू मीटू नहीं, 2 मिनट सुन लो। उसके घर में रहता है। उसके घर में रहने के बाद सारा समस्या सुनता है, सारा प्रॉब्लम कि चंपारण में क्या प्रॉब्लम है। जेबी कृपलानी और एक नामी वकील थे जिसका नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद, बहुत नामी वकील थे, बड़े वकील थे। इन सब लोगों ने मिल करके महात्मा गांधी को समझाए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ के किसानों से ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। बोला ठीक है, देखते हैं कौन कैसा करता है। अब महात्मा गांधी अंग्रेज को जाकर के बोलते हैं, ए अंग्रेज सुन ले, हम वही इंसान हैं जो साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद को खत्म किए, इसलिए मेरा बात मानो। बोला बूढ़ा कहीं का, तू जिधर से आया उधरे जाओ, यहाँ तुमको कौन बुलाया, तुम यहाँ से भागो बाबू, ने तो तेरा हम जेल में बंद करके कूटेंगे तोरा। बोले तू बंद कर देना, हमको क्या उखाड़ेगा, तू बंद कर दे। अब उन्होंने अपने नहीं लड़ा, अब वो अपने मेहरारू को लेटर भिजवाया कि तू भी यहाँ आ जाओ, और मेहरारू को बुला ली। मेहरारू कौन थी? कस्तूरबा गांधी। अब कस्तूरबा गांधी को भी बुलवा लिया कि आप भी यहाँ पर आ जाइए, वो भी चंपारण आए। और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने क्या किया, घर घर में जा करके सभी को आंदोलन के लिए भड़काया, सभी को बोला आप आंदोलन में भाग लीजिए, समझा कि नहीं। अब जब आंदोलन में भाग लीजिएगा तब जाकर के क्या होगा, हम लोग चंपारण आंदोलन के लिए हम लोग लड़ पाएंगे, फाइट कर पाएंगे अंग्रेज से। अब कस्तूरबा गांधी जो है सो सब महिला लोग को कन्वेंस करने में लगी और महात्मा गांधी पुरुष लोग को, और उसके एवज में वहाँ के बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए। अब जब सपोर्ट में आए तब जाकर के क्या हुआ, आंदोलन हुआ। तब पता चला अंग्रेजवा को सभी बुढ़ऊ का काम है। वो अंग्रेजवा ने क्या किया, इसी को पकड़ करके कहाँ बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब बुढ़ऊ बोला तू हमको जेल में बंद किया है बाबू, पता नहीं है तोरा, पूरा चंपारण के किसान यहाँ पर आएंगे और जेलवे को घेर लेंगे, क्या पूछता है तू, हमको एक नॉर्मल इंसान बुझ रहा है। बोला देखते हैं का उखाड़ लेगा तू। अंग्रेज बोला देखते हैं का उखाड़ लेगा। बोला देखते रहो तू का उखाड़ेंगे सो। अब महात्मा गांधी को जब पता चला कि एक दिन से वो जेल में बंद है, पूरा किसान में ये हल्ला फैल गया कि हमारे महात्मा गांधी बापूजी जो अहमदाबाद से हमारी भलाई के लिए आए हैं उसको जेल में बंद कर दिया है। अब जब इस बात को सुना तो सारे किसान वहाँ के, कोई हड़िया, कोई डब्बू, कोई छालनी, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई ईंटा, कोई पत्थर लेकर के पूरा जेल को घेर दिया। और जेल को घेरने के बाद एक ही नारा था, महात्मा गांधी को बाहर निकालो ना तो जेल को बर्बाद कर देंगे, समझा कि नहीं। अब सब गांधी जी जब देखा अंग्रेज वहाँ के, बोला बाप रे इतना हजारों की भीड़ में जेल को घेर लिया है, गांधी जी को बाहर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सब कुछ भी करेगा, कहीं एक थप्पड़ भी मारेगा तो हम लोग चटनी बन जाएंगे, इसलिए छोड़ेंगे। अब गांधी जी को बोला कि गांधी जी तू ही जाकर के शांत कर सकता है, जाओ शांत करो, गोली चला देंगे। बोले वैसी गोली चला देगा, जाओ चला देखो, पता चल जाएगा तू लोग गधा कहीं का, क्या पूछता है तू। वो सब कितना लोग है देख रहा है, जहाँ भी तक नजर जा रहा है हर जगह क्या है, किसान ही किसान है। तो लोग 2-4 को गिना चुना है, ये चटनी बन जाएगा तू लोग समझा कि नहीं। बोला कि तू शांत करा, बोला शांत तभी कराएंगे जब मेरा अधिकार मानिएगा, मेरा बात मानो, और जो किसान का जो समस्या, उस समस्या को क्या करो, सॉल्व करो, तब जा करके वो शांत होगा, वैसे ये भीड़ शांत होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी को बोला तुमको क्या चाहिए, बोला वहां पर जो भी पद्धति लागू है, जो किसान चाहता वो आप क्या कर दीजिए, लागू कर दीजिए, हम यहाँ पर सारा जनता सामने। बोला अब अंग्रेज बोला अब मेरा बात नहीं चलेगा। अब अंग्रेज जो है सो स्वीकार कर लिया, जो मांग गांधी जी ने रखा उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद वहाँ जो है चंपारण में किसानों को अधिकार मिल गया। अब किसान जो है, जब ये चंपारण में उसको अधिकार मिल गया कि किसान मन चाहे तो वो नील की खेती करेगा, ना चाहे तो नील की खेती नहीं करेगा। और महात्मा गांधी को रिहा किया और बोला कि आप भीड़ को शांत कीजिए। महात्मा गांधी जेल से बाहर निकला, अपना धोती वोती समेटते हुए, और हाथ खड़ा किया शांत। जो ही उन्होंने हाथ खड़ा किया शांत, एकदम कीप साइलेंस सब हो गया। ऐसा साइलेंस हुआ ना कि एक सुई भी गिरता उसका भी आवाज लोगों के कानों तक पहुंच जाता, समझा कि नहीं। इसको बोला जाता है पावर। अब महात्मा गांधी अंग्रेज को हिंट करता है, देखा, इसको बोला जाता है क्या, पावर। और यहाँ पर महात्मा गांधी की पहली जीत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं चंपारण आंदोलन, और यहाँ से ये हीरो बन गया। अब पूरा इंडिया के लोग इसको जानने लगे कि चंपारण आंदोलन कौन जिताया, महात्मा गांधी ने, समझा कि नहीं। तो जो चीज हम अभी बोले वो सब क्या कहाँ पर लिखा है, बोर्ड पर। 1 मिनट इसको हम समझा देते, 1 मिनट। बैकग्राउंड 1948 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी इसमें भाग लिए थे। जो चीज हम बोले ना सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। चलो लिख लेना। टाइम कितना जल्दी हो जाता है यार, 50 हो गया।